Hello everyone. So today we'll be looking into an issue related to the appointment of judges in Supreme Court. So recently there was a news that the current CJI current CJI may retire without any appointment to the Supreme Court. So why it was being said? So basically the judges are appointed by the judges themselves. So, as a part of collegium, so we'll discuss into the issue and why this has uh, come up again. So, last time when a Chief Justice of India retired without a single appointment was in 2015 during the tenure of H.L. Dattu, who was then Chief Justice of India, because there was a conflict between government and the judiciary related to the NJAC. So what is NJAC? So National Judicial Appointment Commission. So a new body, government came up with a new body, and judiciary was not willing to give up its power to appoint judges to a new body. So that's why there was a tussle. So we'll talk about all these things in detail. So now let us look into the news. So why it is in the news? So it says that there is a deadlock in the collegium. So there is a deadlock in the collegium, and it is said that with just over a month left in his 14 months tenure, the current Chief Justice Bobde led collegium is yet to make its first recommendation of a judge. So it says that the current Chief Justice of India, he has a tenure of 14 months, but still he is yet to make his first recommendation of a judge to be appointed to the सुप्रीम कोर्ट. तो 14 महीने के बाद भी अभी तक इन्होंने एक भी जज को अपॉइंट नहीं कर पाया है. लास्ट टाइम ये ऐसा सिचुएशन हुआ था 2015 में. उस टाइम के चीफ जस्टिस जो थे एच.एल. दत्तू साहब, उस टाइम पे भी गवर्नमेंट और जैसा मैंने बताया कि जुडिशरी में आपस में ये एनजेक को लेकर के एक इशू हुआ था, जिस वजह से भी अपॉइंटमेंट रुक गया था. तो उस टाइम पे तो कोई इशू था, लेकिन अभी ऐसा कोई इशू नहीं है. फिर भी अभी तक ये जो करंट चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने एक भी जजेस को अपॉइंट नहीं कर पाया है. इसका मुख्य कारण है जो कोलिजियम है उसमें डेडलॉक है, मतलब उसमें कोई कंसेंसस बिल्ड नहीं हो पा रहा है नामों को लेकर. तो जो भी चर्चाएं होती है कोलिजियम में, उसको लेकर के ये फाइनल कंसेंसस नहीं बना पा रहे हैं. सो ये जो एनजेक गवर्नमेंट लेके आई थी, इसको सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच ने they struck down the constitutional amendment that sought to establish the NJAC. So government came up with an constitutional amendment, but in 2005, Supreme Court had struck down that constitutional amendment. तो अभी जो इशू है उसमें क्या है? लैक ऑफ कंसेंसस इन दी कोलिजियम. तो पर जो एक इशू जो हाईलाइट हो रहा है, एक केस, ऐसे तो और भी लोगों के इशू में, लोगों के अपॉइंटमेंट में कंसेंसस की कमी रही होगी, तभी एक भी अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया है. पर अभी जो कारण है वो है जस्टिस अकील कुरैशी को लेके. तो जस्टिस अकील कुरैशी इज करेंटली द चीफ जस्टिस ऑफ त्रिपुरा हाई कोर्ट. तो अभी वो त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, पर इन्हीं को लेकर के कि इनको सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जाए या ना बनाया जाए, उसी को लेकर के जो कोलिजियम है उसमें तो अभी तक कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो पाया है. और भी ये इस आर्टिकल में ये जो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस आर्टिकल विच वाज पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस. तो द आर्टिकल में ये भी लिखा है द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एटलीस्ट 6 जजेस इज ड्यू. तो अभी 6 जजों का अपॉइंटमेंट जो है वो ऑलरेडी ड्यू है, और एपेक्स कोर्ट में अभी भी 4 जजेस कम है, और ये 6 जजेस को अपॉइंट और करना है एडिशनली. ये और भी जजेस हमारे रिटायर हो रहे हैं इसी साल, तो और भी 3 जजेस इसी साल रिटायर हो रहे हैं. तो काफी ज्यादा वैकेंसी सुप्रीम कोर्ट में क्रिएट होने वाली है. तो इस वजह से अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं हो पाया है, ये एक चिंता का विषय है. तो ये जो हमने अभी बात की कि अकील कुरैशी की, तो इनका इशू पहले भी चला था जब इनको चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बनाया गया था त्रिपुरा में. उससे पहले भी जो कोलिजियम है उनके बीच में आपस में मतभेद थे. तो उस टाइम पे जो कोलिजियम को हेड कर रहे थे वो अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई साहब. तो उस टाइम पे भी इनके नाम को लेकर के थोड़ा असमंजस था कोलिजियम में. तो उस टाइम पे भी क्या हुआ था कि जस्टिस कुरैशी को चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बनाया जाना था. पर
जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि जो फाइल है कोलिजियम नामों को लेकर के डिस्कस करती है, फिर वो फाइल को गवर्नमेंट के पास भेजा जाता है और गवर्नमेंट उसके ऊपर फिर वापस से उसको वेरीफाई करके और फिर रिवर्ट बैक करती है कोलिजियम को, और फिर उस जो भी नाम पे ये एक फाइनलाइजेशन होता है उस पे उसको वैसा जज अपॉइंट कर दिया जाता है। तो उस टाइम पे भी जब ये जस्टिस कुरैशी का फाइल गवर्नमेंट के पास भेजा गया था, तो गवर्नमेंट ने वापस से कुछ अपने नोट्स लिख के उस पे उस फाइल पे वापस भेज दिया, लेकिन कि आप इसको रिकंसिडर करो। तो रिकंसिडर करते हुए जो कोलिजियम है उन्होंने डिसाइड किया था कि इनको चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश ना बना के इनको चीफ जस्टिस ऑफ त्रिपुरा बना दिया गया। और अभी भी फिर इनका जो है इनको सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने की बात है, उसको लेकर के भी कोलिजियम में कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो इसी इशू को अब हम थोड़ा देखेंगे डिटेल में कि सुप्रीम कोर्ट की पूरी फंक्शनिंग कैसे होती है और क्या-क्या चलता है सुप्रीम कोर्ट में, अभी क्या क्रिटिसिज्म है। तो आगे इस चीज को थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली हम लोग एनालाइज करेंगे। तो मूविंग फर्दर, जुडिशरी जो पूरा एक टॉपिक है ये आपके इंडियन पॉलिटी में आता है, जो कि जीएस पेपर 2 में है। तो इसमें बेसिकली हम लोग सुप्रीम कोर्ट का ही इसमें डील करते हैं, तो क्योंकि ये कोलिजियम है, ये भी हाई कोर्ट के जजेस का भी अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर और ये सब ये सुप्रीम कोर्ट ही करती है। तो इसमें क्या है, थोड़ा अब हम बेसिक्स पे जाते हैं। तो आर्टिकल 124 से 147 जो है पार्ट 5 के कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां पे सारे लिखे गए हैं पावर्स क्या है, इंडिपेंडेंस क्या है और क्या जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी पावर्स हैं, जो भी उनका अपना एक क्षेत्र है काम करने का और कितना इंडिपेंडेंट है, वो सब आर्टिकल 124 और 147 के बीच में मेंशन्ड है अंडर पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो करंट स्ट्रेंथ क्या है सुप्रीम कोर्ट का? 34 जजेस। तो 33 जजेस हैं और एक सीजीआई है प्लस 1 सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये दोनों को ऐड करके 34 है। तो करंट ये 31 था, अभी जस्ट कुछ टाइम पहले ही इसको 31 से 34 किया गया। तो टाइम टू टाइम ये इंक्रीज होता है, पहले और भी कम था 23 24, फिर उसको बढ़ाया गया, फिर उससे पहले और भी कम था। तो सब्सिक्वेंटली जैसी जैसी डिमांड बढ़ती है, जैसे केसेस के लोड बढ़ रहे हैं, तो वैसे वैसे जजेस के भी जो नंबर्स हैं वो भी सब्सिक्वेंटली गवर्नमेंट उसको टाइम टू टाइम बढ़ाती रहती है। तो अब थोड़ा देखते हैं कि कोलिजियम सिस्टम है क्या। तो कोलिजियम सिस्टम इज अ सिस्टम अंडर विच दी, तो कोलिजियम क्या करती है? अपॉइंटमेंट करती है जजेस का, एलिवेशन ऑफ जज करती है, किसी जज को बार से उठा के किसी को जज बनाना, या हाई कोर्ट में कोई अगर कोई जज है तो उसको लाके फिर सुप्रीम कोर्ट में जज बनाना, किसी लॉयर को फिर भी जज बनने का मौका मिलता है। तो ये सब देखना ये कोलिजियम का काम है। एंड ऑल्सो ट्रांसफर ऑफ जजेस, ये जो जजेस की जो ट्रांसफर होते हैं हाई कोर्ट में और जो सुप्रीम कोर्ट में भी जो जजेस के अपॉइंटमेंट होते हैं, वो सब भी सारा कोलिजियम देखती है। तो कोलिजियम जस्ट एक अ बॉडी है ऑफ मल्टीपल पीपल। So it is a forum of Chief Justice of India and 4 senior most judges of Supreme Court. तो एक तो हो गया आपके सीजीआई प्लस 4 जो सीनियर मोस्ट जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो जो 4 सीनियर मोस्ट जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट में, इन्हीं के ग्रुप को हम लोग कोलिजियम कहते हैं। तो ये जो टोटल 5 लोग हैं, यही डिसाइड करते हैं कि किसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है, किसको हाई कोर्ट में का ट्रांसफर कराना है, हाई कोर्ट में एक से दूसरे में डालना है। ये पूरा यही 5 लोग मिलकर करते हैं। तो ये कोलिजियम आखिर आ कहां से गया, ये अचानक से कैसे, ये कोलिजियम क्या है? तो देयर इज नो मेंशन ऑफ कोलिजियम इन दी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन और इन सक्सेसिव अमेंडमेंट। तो कोलिजियम की के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि कोलिजियम एक वर्ड। तो ये आया कहां से? तो सेकेंड जजेस केस में। तो सेकेंड जजेस केस में इंट्रोड्यूस कोलिजियम सिस्टम, होल्डिंग दैट कंसल्टेशन रियली मीन कंकरेंस। तो आर्टिकल 124 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आपका लिखा हुआ है कि जजेस को हम लोग कैसे अपॉइंट करेंगे। तो उसमें लिखा है कि द प्रेसिडेंट में अपॉइंट अ जज इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये आर्टिकल 124 में कॉन्स्टिट्यूशन के मेंशन्ड है। तो ये वहां पे जो वर्ड है कंसल्टेशन, कि प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस से ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके जजेस का अपॉइंटमेंट करेंगे। तो इसी तरह इसको लेकर के मतलब
थोड़ा ये हुआ, विवाद हुआ, तो इससे पहले एक फर्स्ट जजेस केस आया था। तो फर्स्ट जजेस केस में क्या हुआ था कि जो फर्स्ट जजेस केस था वो बेसिकली जो भी केस फाइल होता है वो किसी के नाम पे होता है। तो जैसे फर्स्ट जजेस केस जो था वो था एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये जो केस था फर्स्ट जजेस वो 1981 में आया था फर्स्ट जजेस केस। तो उस टाइम पे वी नो दैट इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर एंड शी वाज क्वाइट पावरफुल एंड इट वाज सेड दैट इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। तो गवर्नमेंट उस टाइम पे बहुत पावरफुल थी। तो इस वजह से उस टाइम पे जो फर्स्ट जजेस केस जो हुआ था उसमें इन्होंने क्या बोला, तो इन्होंने बोला कि ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस इज नॉट बाइंडिंग। तो जो भी जैसे कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन में कंसल्टेशन है कि कंसल्ट करेंगे, तो फर्स्ट जजेस में केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो चीफ जस्टिस का जो ओपिनियन है वो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। और कंसल्टेशन का मतलब है जस्ट एक्सचेंज ऑफ ओपिनियन। तो फर्स्ट जजेस केस में इसे बोला गया एक्सचेंज ऑफ ओपिनियन, और ये बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट जस्ट एक उनसे ओपिनियन लेगी कि हम इनको जज बनाना चाहते हैं, आपका क्या ओपिनियन है। लेकिन जब सेकेंड जजेस केस आया 1993 में, तो ये लगभग 12 साल हो गए, 12 साल बाद फिर से ये इशू उठ के आया। इस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी वो पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट चला रहे थे। उनकी एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी विच वाज सपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड बाय AIADMK। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट वीक थी। तो गवर्नमेंट वीक थी तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि कंसल्टेशन मीन कंकरेंस। तो उस टाइम पे इन्होंने देखा अभी अच्छा मौका है, तो कंसल्टेशन को बोल दिया मीन्स कंकरेंस, मतलब आप हमसे बस एक्सचेंज ऑफ ओपिनियन नहीं करेंगे, हम जो बोलेंगे आपको उसी पे एग्री करना है। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल देंगे कि हाँ अगर ये जो भी प्रस्ताव आएगा गवर्नमेंट की तरफ से, तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस पर एग्री करेंगे तो ही उसको जज बनाया जाएगा। तो इन्होंने साफ बोला कि कंसल्टेशन मीन्स कंकरेंस। तो फिर क्या हुआ, सेकेंड जज केस से ये कोलिजियम सिस्टम आया। तो कोलिजियम सिस्टम सेंड द रिकमेंडेशन टू द नेम्स ऑफ द नेम्स ऑफ लॉयर और जजेस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये कोलिजियम खुद ही डिसाइड करने लग गई कि किसको जज बनाया जाए, और ये अपने नामों को रिकमेंड करते थे सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो सेंड सम ऑफ इट्स प्रपोज्ड नेम टू द कोलिजियम। गवर्नमेंट जो है वो भी अपने कुछ नामों को, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कोलिजियम को कुछ नामें देती थी। So central government does the fact checking and investigate the name and resend the file to the collegium. Recommendation of names to the central government, and subsequently the central government also, after doing a fact check and investigation on the proposed names, they send back the file to the collegium for their reconsideration or for their approval. And sometimes the central government also sends some of its proposed names to the collegium, and it is for the collegium to take up those names. So the fact check and investigation means that they check the credibility of that person, and also whether he is involved in any kind of corruption, or whether he's facing some charges, and also they give a clearance on those aspects, and subsequently the names are recommended. So now after the second judge case, the recommendations of the collegium are binding on the central government. So what happens if let's say collegium has finalized few names and they send the file to the central government, and central government after writing some comments, if they send back the file and they tell the collegium to reconsider those names, and if the collegium sends the name of the uh, judges or lawyers to the government for the second time, let's say if the collegium uh, decides to look into the whatever findings the government had, and if the collegium decide that no, they want to move ahead and they may send back the names again to the government, then government cannot do anything, and they have to reconsider those names and appoint them as judges of Supreme Court or be the High Court. So only government may revert back the file only once, and if the second time the file comes with the same name, then government is bound to follow that recommended names.
So due to this opaque nature of working of the collegium, so the collegium system has faced lot of criticism because there is lack of transparency and accountability. So nobody knows what is happening inside the meetings of this collegium. There is no accountability on the judges. So, because there is no oversight, and it is like judges are appointing judges, their uh, fellow members. So there is lack of uh, separation of power. So, so due to it, what happened? The 99th Constitutional Amendment Act in 2014, which came up with the National Judicial Appointment Commission, that is NJAC, to replace the collegium system for the appointment of judges. So, government amended the constitution and came up with NJAC. So, the NJAC had two senior most judges of the Supreme Court, the Law Minister of India, and two eminent members, which are chosen by a select committee. So it was a different kind of a group. So, but this National Judicial Appointment Commission was struck down by the Supreme Court on the grounds that it was against the independence of judiciary. So, independence of judiciary is also part of our basic structure of the constitution. We cannot compromise on the independence of judiciary. So the Supreme Court said that here clearly the presence of law minister is violating the independence of judiciary because executive is having a say in the appointment of judges. And also, as per Article 15 of the Constitution, there is separation of judiciary from executive. So, judiciary must be separated from the executive body. But the presence of law minister is violating this provision. And there were also some issues related to the appointment of two eminent person based on the select committee recommendation. So there also it was feared that government would intervene in selecting the people those who are close to the government, so that they may try to influence the appointment and transfer of judges. Now moving ahead, we saw that during the pandemic lockdown, the whole methodology or the working of the courts had changed. So, from the physical presence, the judiciary began hearing urgent hearing by video conferencing. So, still they are continuing with the same video conferencing method, and because it is and it is working quite well. Although the it may lead to delay in the giving the judgment, but still largely it is working quite well. So it has created the new system of the court proceedings. So it has created this experience has created an opportunity to develop the IT infrastructure. So it has provided us the opportunity to develop the IT infrastructure. So we know that the courts lack IT infrastructure, and all the there are a lot of paperwork. There is a hierarchy, bureaucracy. So it takes a lot of time. So if we are able to bring in some IT intervention, so it may ease the whole process of justice delivery. So slowly we can switch to video conferencing hearing as a norm, and we can also introduce e-court. So if we are able to integrate the IT infrastructure, we are also able to introduce e-court, so that the reach of court also enhances and people get justice in a quick interval of time, or at least we are able to reduce the current time. But however, any such move without first reform of the procedural law would be pointless. So by this I mean that uh, even though we improve all these things, we bring in infrastructure, we bring in technology, but first of all we have to reform the core, the process involved, because there are almost uh, 3.6 crore of cases pending in the court, different courts of India. It takes a lot of time. People, those who are at the downtrodden sections of the society, the poor, the marginalized, and the minorities. So for them, the reach of judiciary is very limited, and especially fighting a case in Supreme Court, it takes a lot of not only your time, but it is quite a costly affair. It is not easy to hire a lawyer to fight cases for in the Supreme Court.
So there are various issues. So yeah, it basically says that you have to reform the judiciary from within, because still the collegium system is persisting. The although the court has struck down the National Judicial Appointment Commission, but still they are continuing the old method. So, and we have then the old method has got a lot of criticism. So what are the other problems? So these are procedural problems. So hearing is taken up in cases where only adjournment are required on procedural problem. So hearing takes place even in those cases where adjournments are required. So so we can what we can do, we can this process can be done away with, so that only productive cases are taken. And because this required filing of some answers or submitting some papers, so still these cases are taken up. Additionally, certain mechanism must be devised where cases are not referred to court. So we see that government is the largest litigant. For almost it has become a norm to reach the court and get a verdict from the court for the day-to-day working of the government. So it talks about developing an alternative mechanism of justice. So it basically talks about the adjudication method and adjudication mediation. So those, if we are able to adopt those things, so we can reduce the pressure on judiciary. And also there must be circulation of cases to be established in advance. So the cases should be circulated in advance at least 2 weeks before the hearing. Why? Because it will give ample time uh, for the client also and the people those who are arguing to prepare their argument. So they will get ample time, and so that if they have solid argument and if they are able to bring out something new, so that they can get justice in a short span of time. Further, we will talk about the criticism of Supreme Court. So it is said that generally the court is very there are critical events such as those relating to personal law, personal liberty, law and order, and democratic functioning are recorded after a long period of time. So it is said that the court hear cases those who are of high economic value, and issues related to liberty, law and order, democratic functions, they are sidelined. So um, the interval for which the hearing comes up, it takes a lot of time. So, and it also said that the government gets some luxury of time to respond. So if a case is related to government, so the court gives ample time to government to respond. So for example, it was said that still Article 370, the issue related to Article 370 is still pending in the Supreme Court. And similarly, it was seen during the Citizenship Amendment Act, electoral bond. So hearing does not take place on a frequent basis regarding these issues, because government is largely involved in such issues. Further, how we can reduce the administrative burden of from the judiciary. So CGI was assigned, has been given a dual charge. So he not only looks after the judicial function of the Supreme Court, also the administrative function. So it's better, for the administrative work, if we are able to bring in a new administrator to look into the whole administrative thing, so that the pressure on CGI is decreased, and he's able to concentrate more on the cases and increase the quality of the judgment, and also reduce the cases which are pending. So as I talked, that more than 3.6 crore cases are pending in various courts. And there are also some issues related to Article 136. So 136 is about the special leave petition which are filed by the people. So under 136, it has become an habit of the court to take up any case, and the litigation is increasing due to Article 136. So special leave petition comprises about 60-70% of the Supreme Court docket. So there are various cases reaching to the Supreme Court docket by applying Article 136. So here it says that an easy alternative would be to abolish the immediate oral hearing. So right now what happens, there is immediate oral hearing of SLP, special leave petition. So instead we can allow a pre-hearing structure. So some kind of pre-hearing structure, if we are able to evolve. So this is for the judiciary to look into it, that if SLP is taking a lot of time, then if we are able to bring in some mechanism where pre-hearing takes place,
And after pre-hearing, the court may start its original hearing. So by that, the pressure on judiciary would increase, and there would be able to take up the cases of larger people interest cases related to uh, protection of constitution, the fundamental rights, and cases related to human rights. So these are quite important cases. So these are all the criticism of judiciary, and also you can write about the way forward recommendation that yes, we can bring in technology, as here I talked about. We can appoint the administrative officers instead of giving dual charge to the CGI. As here also I have told that the only adjournments are required on procedural problems. So these cases are also taken up. So this can be done away with. And we can also promote e-court. So by these things, we would be able to, and also revamping the collegium system, about the article which I talked about previously. So if you are able to revamp the whole collegium system, then we would be really able to bring in transparency, accountability, as well as enhance the faith of public on Supreme Court. So thank you.